हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है समंदर का साइलेंट किलर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हो जाएगा। ये गहरे पानी का वो योद्धा है जो अकेले ही दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचा सकता है। इसके आने से समंदर की सरहदें दुश्मन की नजरों से पूरी तरह से महफूज हो जाएंगी। समंदर का साइलेंट किलर, गहरे पानी का ताकतवर योद्धा, रफ्तार और फुर्ती में बेमिसाल, नौसेना का नया सिपहसालार बनने को तैयार आईएनएस वागीर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर हिंद का ये शूरवीर नौसेना में शामिल होने जा रहा है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। आईएनएस वागीर 107 एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 सालों में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांच की गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक शिपयार्ड में बनाया गया है। सबमरीन का डिजाइन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इनमें 4 MTU 12V SE84 डीजल इंजन लगे हैं। इनमें 360 बैटरी सेल भी लगे हैं। समंदर की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। पानी के अंदर इसकी रेंज 1020 किलोमीटर है। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई तक गोते लगा सकती है। इनमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है। हिंदुस्तान के सैन्य शक्ति के साथ आईएनएस वागीर का नाम सबसे पहले 1973 में जुड़ा था। पहली आईएनएस वागीर पनडुब्बी 1 नवंबर 1973 में नौसेना का हिस्सा बनी थी। करीब 30 साल तक देश सेवा करने के बाद पहली आईएनएस वागीर 7 जनवरी 2001 में रिटायर हो गई। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को आईएनएस वागीर नए अवतार में दुनिया के सामने आई। करीब 2 साल के कठिन परीक्षण के बाद अब आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल होने जा रही है। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान का यह सुरक्षा घेरा और मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जापान का आकाश इन दिनों हिंदुस्तान के वायुवीरों की जाबाजी का गवाह बन रहा है। 26 जनवरी तक यहां वायुसेना का वीर गार्जियन युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट्स को एक दूसरे के हुनर परखने का मौका मिल रहा है। जापान में गरज रहे हैं हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान। 7 समंदर पार हिंद के पराक्रम का प्रमाण। भारत के ये हवाई योद्धा इन दिनों जापान में अपने युद्ध कौशल का परचम लहरा रहे हैं। ये हिस्सा बने हैं जापान के हयाकुरी एयरबेस पर चल रहे वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास का। इस युद्धाभ्यास के लिए भारत के वायुवीर 12 जनवरी को ही जापान पहुंच गए थे। जापान पहुंचते ही भारतीय सेना के जवानों का भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारत के जाबाज महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी भी शामिल हैं। अवनी इस युद्धाभ्यास में सुखोई फाइटर जेट उड़ा रही हैं। जापान में चल रहे इस युद्धाभ्यास में सुखोई के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कई ताकतवर हवाई योद्धा शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 MKI इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। 2 C-17 ग्लोब मास्टर और एक IL-78 वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में शामिल हैं। जापानी वायुसेना 4 F-2 फाइटर जेट्स और 4 F-15 फाइटर जेट्स के साथ इस युद्धाभ्यास में अपना दम दिखा रही है। दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल सितंबर में जापान में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में दोनों देशों के फाइटर पायलट युद्ध जैसे हालात में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के लिए फाइटर पायलट्स को 2 टीमों में बांट दिया जाता है। दोनों टीमें एक दूसरे पर वर्चुअल तरीके से हमला करती हैं। इसके साथ ही एयर रिफ्यूलिंग का भी अभ्यास किया जा रहा है। अभ्यास खत्म होने के बाद फाइटर पायलट्स अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत और जापान के बीच सैन्य तालमेल तो बेहतर हो ही रहा है, साथ ही दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के हुनर परखने का मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात गणतंत्र दिवस की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। इस बार एक तरफ आसमान पर भारत की महाशक्ति का नजर आपको दिखाई देगी, महिला शक्ति के रंग भी आपको दिखाई देंगे, तो राजधानी की जमीन पर भी हमारी वीरांगनाओं का अलग ही परचम लहराता आप देखेंगे। रिपब्लिक डे परेड में जब बीएसएफ की ये वीरांगनाएं अपने ऊंटों पर सवार होकर निकलेंगी तो देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। कर्तव्य पथ पर जब देश की आन बान और शान नजर आती है तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। और यकीन मानिए कि गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सबकी नजरें वहां टिक जाती हैं जहां पर आता है कैमल कंटिंजेंट। और इस बार तो बहुत खास होने वाला है क्योंकि उस पर महिलाएं सवार होंगी और ये पहली बार होगा इतिहास में। लेकिन एक और खास बात जो इनको बहुत खास बनाती है वो है इनकी पोशाक। अगर आप देखें तो ये बेहद खूबसूरत पोशाक है और इसी खूबसूरत पोशाक के साथ ये कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान को दर्शाएंगी। और ये खास तौर पर ड्रेस भी तैयार की गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो ड्रेस डिजाइनर हैं उन्होंने इस ड्रेस को तैयार किया है। तो चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं। अंबिका हमारे साथ हैं। अंबिका, सबसे पहले तो ये बताइए ड्रेस पहन के कैसा लगता है? ड्रेस पहन के बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है?
ये ड्रेस हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें पहनने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे हैं और हम इनमें से कुछ गिने चुने हैं जिनको ये ड्रेस पहनने का मौका मिला है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात देखिए, है। ये अपने आप में गर्व की बात है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप लोग जब वहां से कर्तव्य पथ से गुजर रहे होंगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे और उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो ड्रेस की, क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है। वैसे तो पूरा अगर हम कहें कि कैमल जत्था अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये ड्रेस और आकर्षक बना देती है। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में मुझे आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? ये ड्रेस हमारी जोधपुर में तैयार हुई है, तो इस ड्रेस को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तैयार किया है। हाँ। उन्होंने जोधपुर में, और ये साफा है, जोधपुरी साफा है, साफा मतलब जो पगड़ी पहन जो पगड़ी पहन रखी है। और इसको सिलेक्ट किया है हमारे पूर्व डीजी साहब ने, जो पंकज कुमार सिंह है ना, श्री पंकज कुमार सिंह, उन्होंने तैयार किया है इनको। जी। अच्छा, ये बताइए, ड्रेस पहनने में, तैयार होने में वक्त कितना लगता है? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? माय गॉड, 1 घंटा! दुल्हन को तैयार होने में 2 घंटे, आपको तैयार होने में 1 घंटा, लेकिन आप हमारी सैनिक है, हमारी फौज है। तो ये बताइए कि साफा पहनने में कितना वक्त लगा? 20 मिनट। 20 मिनट साफा पहनने में, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और इस पूरी ड्रेस के बारे में आप हमें बताइए, अपने मेडल्स के बारे में और कुछ। कैसा लग रहा है ड्रेस पहन? ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गर्व का एहसास होता है। हाँ, गौरव। आप बताइए, कुछ बता सकती है अपनी ड्रेस के बारे में? जी मैम, इसको हम कमरबंद बोलते हैं। इसको कमरबंद में एक झालर होती है, उसके ऊपर से गोल्डन कलर का बेल्ट बांधते हैं जिसपे हमारे बीएसएफ का लोगो लगा होता है। इसको लाइन यार्ड बोलते हैं। ये नेम प्लेट होती है जिसमें हमारा खुद का नेम लिखा होता है, और ये मेडल्स होते हैं। ये साफा होता है, ये कलंगी होती है, ये हमारे बीएसएफ का लोगो होता है। हाँ। तो कैसा लगता है जब पूरी ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है? हमें बहुत ही गर्व फील होता है कि हमें ये ड्रेस पहनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये ड्रेस हमारे एक अपने आप में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट लाने वाली चीज होती है इसके अंदर कि ये कॉन्फिडेंस तो आपके शब्दों से झलक रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस भी देती है ये ड्रेस और गर्व का एहसास भी कराती है। परिवार के लोग कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं मैम। अच्छा, बचपन का सपना क्या था? बचपन का सपना तो मैम ये था कि हमें भी जब दूर से देखते थे कि हमें इस बीएसएफ में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, ये वर्दी पहननी है। लेकिन वर्दी पहनने के बाद जब हमने इस राजपथ पे चलने का मौका मिले, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया और ये पहली बार है। आप तो इतिहास रचने जा रही है। मुझे ये बताइए कि वो पल के लिए आपको क्या कुछ डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, लग रहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग और कर ली जाए? कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है? नहीं मैम, अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम पहले रेजिंग डे परेड कर चुके हैं अमृतसर में। उस टाइम को लेके अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई डर, कोई घबराहट नहीं, अभी हमें कोई घबराहट, कोई डर नहीं है। अब उत्सुकता कितनी है, एक्साइटमेंट की जब हम वहां चलेंगे, तालियां बजेंगी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आप लोगों को देखेगी? बहुत एक्साइटमेंट है मैम। इनके चेहरे का क्लोजअप और इनकी स्माइल ये बता रही है कि कितने एक्साइटेड हैं। और अभी तक कितनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है? हम मैम वैसे 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मैम 1 घंटा। 1 घंटा तैयार होने में लगता है? वैसे 1 घंटा ज्यादा भी नहीं ना? लेकिन मैम पहनने के बाद हिल भी नहीं सकते हम। हाँ। लेकिन पहनने के बाद तो कैमल पे चढ़ना पड़ेगा आपको। वही तो बात है ना। हाँ। कि हम इतना करके उसके बाद में एक दुल्हन होती है, उसको 4 लोग संभाल के चलते हैं, और एक हमें है कि हमें खुद अपने आप को भी संभालना है। और अरे आपको तो कैमल को, आपको तो पूरा देश संभालना है। आप जब सरहद पर होती हैं, पता है, सारा देश आपकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये वहाँ पर मौजूद है तो हम सुरक्षित हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी गंगानगर 125 बटालियन राजस्थान गंगानगर। तो जैसलमेर या फिर अमृतसर या जम्मू कश्मीर, कोई किसी और एरिया में आप अभी तक गई हैं? नहीं मैम, वैसे नहीं गए, लेकिन हमने ट्रेनिंग पंजाब में की थी, खड़का में। उसके बाद कोर्सेज किए थे, वो यूआईटी कोर्स किया था, वो बेंगलोर में किया था। पीटी कोर्स किया था, वो सालुकुड़ा बंगाल में किया था। अच्छा, तो आधा हिंदुस्तान आप घूम चुकी हैं मतलब? वो तो मैम, अब ये फौज है तो हिंदुस्तान तो घूमना ही है। जाना ही है। तो अच्छा लगता है मतलब ये ड्रेस पहन के? लेकिन बहुत गर्व फील हो रहा है। एनएसजी कमांडोज के बारे में तो सभी जानते हैं। काले कपड़े, काला चश्मा, हाथ में हाईटेक गन और कमर पे बारूद से भरा बैग। कुछ ही तस्वीर एनएसजी कमांडोज आपके और हमारे जहन में उमड़कर सामने आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एनएसजी कमांडो से मिलवाएंगे जो हथियार चलाने के साथ ही पेंटिंग ब्रश पकड़ना जानते हैं, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना तो जानते ही है, जिंदगी के कैनवस पे रंग भरने का हुनर भी उन्हें आता है।
मजबूत शरीर, बेजोड़ इरादे और लोगों की जान बचाने का जज्बा, ऐसे होते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार फोर्स एनएसजी के जवान, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जब एनएसजी कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटे, हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग लिए जवानों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जब बंदूक पकड़ने वाले हाथ में पेंटिंग ब्रश आ जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। इनसे मिलिए, ये हैं एनएसजी कमांडो कमल कुमार, जिनके हाथ में आपको फिलहाल बंदूक नहीं, पेंटिंग ब्रश नजर आएगा। जिस फुर्ती से ये दुश्मन के सीने में गोलियां उतारते हैं, उसी फुर्ती से और खूबसूरती से कमल कैनवस पर रंग भी भरते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूटी है, तो इससे मैं अपनी कंट्री की सेवा कर रहा हूँ। और जो बाकी मेरा आर्ट का है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल हॉबी है। और ये बाई चांस मेरे को लगा पता कि मैं एक आर्ट कर सकता हूँ। कुछ एक स्कल्पचर्स बनाए थे, तो उसमें मेरे को बहुत सराहा गया मेरे वर्क। कमल ने अब तक कई पेंटिंग्स बनाई है। पीएम मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दूसरे बड़े नेताओं की भी ये पेंटिंग बना चुके हैं। पेंटिंग कमल का पैशन है और ख्वाहिश है कि एक दिन पीएम मोदी को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट कर सके। 2 साल से मन में है कि शायद कभी मोदी जी तक मैं पहुंच पाऊं और आदरणीय प्रधानमंत्री शायद इस काबिल समझे इस आर्ट को, और कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे तो मैं उनको दे पाऊं। ना कोई गुरु, ना कोई सिखाने वाला, कमल ने ये कला खुद सीखी है। कमल की बनाई गई पेंटिंग्स आज उनकी काबिलियत की कहानी खुद बयां कर रही है। वर्क और पैशन का इससे अच्छा बैलेंस का उदाहरण नहीं मिल सकता है जैसा कमल जी ने दिखाया है। ये तमाम पेंटिंग्स ऐसी हैं मानो बोल उठेंगी, वो भी तब जब वर्क प्रोफाइल ऐसा हो कि कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़े। कैमरा पर्सन मदन के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से अभिषेक आनंद। और चलिए कुदरत की बात कर लेते हैं। तस्वीर वो दिखाते हैं जिसे आप कुदरत का दिया खूबसूरत तोहफा कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक इन दिनों पहाड़ बर्फमय हो चुके हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। कश्मीर के पहाड़ भी पर्यटकों से गुलजार हैं, तो शिमला से मनाली तक भी पर्यटकों की मौज मस्ती चल रही है। ये बर्फ और ये सैलानी यहाँ के लोगों के लिए खुशियों की वजह बन गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी कर दी है, तो मौज मस्ती के साथ साथ एहतियात बरतना भी लाजमी हो जाता है। हालांकि बर्फ और ठंड की वजह से पहाड़ों पर लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दिक्कतों की परवाह किए बगैर यहां पर्यटक कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे का दीदार कर रहे हैं। गुलमर्ग और श्रीनगर में बर्फ के बीच में केवल सैलानी ही नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और वहां पहुंचे सैलानियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उत्तरकाशी, जोशीमठ, टिहरी में आसमान से गिरते बर्फ के टुकड़ों ने पूरी फिजा बदल कर रख दी। सैलानी भी अब इन इलाकों का रुख करने लगे हैं। बर्फ की फुहारों से प्रकृति उत्तरकाशी का श्रृंगार कर रही है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जमीन, पेड़, मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत ने डेरा जमा लिया है। बर्फ ने पूरे नजारे को बदल दिया है। बर्फ से लबालब उत्तरकाशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है, जिससे इलाके की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मंदिर और उसके प्रांगण समेत आसपास की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। यमुनोत्री में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में आ गया है। इस बार वक्त पर यहां बर्फबारी न होने से पर्यटक और स्थानीय लोगों में मायूसी थी, लेकिन प्रकृति ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। अचानक शुरू हुई बर्फबारी से सभी लोग खासे उत्साहित हैं। यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -5 जबकि गंगोत्री का -2 डिग्री दर्ज किया गया है। एक तरफ बर्फबारी से चारों तरफ खुशी है, तो जरूरी सामानों की कमी भी महसूस की जाने लगी है। गंगोत्री से जुड़े कई नेशनल हाईवे बर्फ की मोटी चादर बिछने से बंद हो गए हैं।
हालांकि प्रशासन बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहा है ताकि सड़क खोली जा सके। जोशीमठ में प्रकृति का ये अंदाज सैलानियों को लुभाने वाला है, लेकिन जोशीमठ में धंसाओं की खबर के बीच पर्यटकों का आगमन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन भी हर चुनौती के लिए मुस्तैद है, लेकिन फिर भी पर्यटकों का कुछ समूह यहाँ मस्ती के मूड में दिखा। बर्फ की फुहारें इस अंदाज में गिर रही हैं जिससे हर कोई दीवाना हो जाए। उत्तराखंड के ही टिहरी इलाके में कुदरत की मेहरबानी दिखने लगी है, जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों ने पूरे इलाके की सुंदरता बढ़ाने का प्रण लिया हो। मौसम विभाग ने पहले ही ये खबर दी थी कि टिहरी में बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी से एक तरफ ठंड में इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ पर्यटकों में खासा उत्साह दिखने लगा है। सैलानियों का हुजूम इस ओर बढ़ने लगा है। बर्फबारी से किसान भी यहाँ खुश हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर केदार घाटी के पर्यटक स्थल चौपटा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और जमकर हुई है, जिसके बाद पर्यटकों ने चौपटा का रुख कर लिया है। यहाँ 1 फीट से ज्यादा तक बर्फ गिर चुकी है। चौपटा के जो बुग्याल हमेशा हरे भरे नजर आते थे वो अब सफेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पेड़ों से लेकर गाड़ियों, घरों ने भी बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। चौपटा में बर्फबारी होने के बाद पर्यटक भी यहाँ पहुंचने लगे हैं। फिलहाल चौपटा से आगे चौपटा बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फबारी के चलते आवाजाही प्रभावित भी हो गई है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ में भी लगातार बर्फबारी जारी है। केदारनाथ में बर्फ रुक रुक कर गिर रही है। बर्फबारी के बावजूद आईटीबीपी के जवान और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी यहां सुरक्षा में तैनात हैं। केदारनाथ में अभी तक लगभग 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हुई। इससे धरती की इस जन्नत का नजारा देखते ही बन रहा है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं और बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। खूबसूरत नजारे का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं लोग। आसमान से गिरी बर्फ के फुहारों ने जमीन पर डेरा डाला तो सैलानी कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती का दीदार करने उमड़ पड़े। जम्मू कश्मीर का ताज माने जाने वाले गुलमर्ग में पारा 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ताजा बर्फबारी ने इसे धरती की जन्नत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हरे भरे पेड़ सफेद हो गए हैं। धरती पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फ से झकझक सफेद पहाड़ों ने भी पर्यटकों को बुलाना शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से सैलानियों का काफिला गुलमर्ग की ओर चल पड़ा है। 3 दिन हो गए आए हुए और स्नोफॉल में मजा आ रहा है। यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। गुलमर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इधर बर्फ भी बहुत है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी है। जिंदगी में एक बार कश्मीर आना चाहिए। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस दिलकश नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। सबका कहना बस यही है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और मैंने लोगों से सुना था कि भाई कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ। गुलमर्ग में आज मेरा पहला दिन है। मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलमर्ग से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद श्रीनगर में भी हिमपात ने नजारा मनमोहक बना दिया। वीरवार से यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार इतनी तेज है कि जमीन पर बर्फ का अंबार लग गया है। सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर बिछ गई है। मकानों की छतें, सड़कें, गली कूचों तक बर्फ की चादर बिछ गई है। पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं। बर्फ ने कारों को, गाड़ियों को चारों ओर से लपेट लिया है। सब कुछ सफेद हो चुका है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोनों ओर से यातायात रोक दी गई है। रामबन और बनिहाल के बीच आवागमन बंद कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में और भी बर्फबारी के आसार हैं।
जिससे स्थानीय बाशिंदों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। भारी बर्फबारी के चलते करगिल का श्रीनगर और जम्मू से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद सेना ने करगिल से श्रीनगर और जम्मू के लिए कुरियर सेवाओं की शुरुआत की है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। को मिलवाते हैं हिंदुस्तान की बेटी सूफिया सूफी से, जिन्होंने कतर में देश का झंडा बुलंद किया है। अल्ट्रा रनर सूफिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कतर में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़कर 193 किलोमीटर की ये दौड़ उन्होंने अपने तय किए गए टारगेट टाइम से भी कम समय में पूरी की और चौथी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। जोश, जज्बे और जज्बातों का ये ऐसा पल है जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। जब दुनिया नापने की ख्वाहिश हो तो मंजिलों पर कुछ इस अंदाज में ठहर जाना मजबूरी है। ये कहानी है अल्ट्रा रनर सूफिया सूफी की, जिन्होंने एक बार फिर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इस बार ये कारनामा सूफिया ने हिंदुस्तान के बाहर किया है, वो भी कतर में, जहां उन्होंने कतर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की इसे सबसे तेज दौड़ बताया जा रहा है। हालांकि अपनी इस दौड़ में उन्हें कई तकलीफें भी आईं, बावजूद इसके सूफिया ने हार नहीं मानी। पहले जरा सूफिया के सफर को समझते हैं। सूफिया ने अबू समरा, जो कि सऊदी अरब का बॉर्डर है, यहाँ से 12 जनवरी को अपनी दौड़ की शुरुआत की। ये दौड़ सुबह 6:16 पर शुरू की गई। अगले दिन यानी 13 जनवरी को दोपहर 12:50 पर दौड़ अल रुबैस शहर में खत्म हुई। इसे पूरा करने में सूफिया ने 30 घंटे 34 मिनट का समय लिया। सूफिया ने कुल 193 किलोमीटर की दौड़ लगाई। सूफिया ने दक्षिण कतर से नॉर्थ कतर तक की दौड़ लगाई है। सूफिया को इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। ये सम्मान सिर्फ किसी भी देश की पूरी दौड़ के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक करने को भी लेकर दिया गया है। हालांकि सूफिया को इसमें कई तरह की सेहत संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये भी सच है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए कतर के धावक भी साथ दौड़े और इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर का भी समर्थन मिला। सूफिया का लक्ष्य था दौड़ को 35 घंटे में खत्म करने का, लेकिन उन्होंने इसे तय वक्त से तकरीबन 4 घंटे पहले खत्म कर लिया। सूफिया अजमेर की रहने वाली हैं और अब तक 3 बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी हैं। इससे पहले वो गोल्डन ट्रायंगल के 720 किलोमीटर और मनाली से लेह तक दौड़ लगाने जैसे कारनामे कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।